नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे। सुकेश, 24 की रेस एक बार फिर से लंबे गैप के बाद आप सबके सामने हाजिर है। आज चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इसी चरण के साथ साथ साउथ इंडिया यानी जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां उन सभी स्टेट्स में भी मतदान खत्म हो चुका है। आज आखिरी दौर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदान था, सभी सीटों में मतदान खत्म हो गया है और आज बात होगी साउथ इंडिया को लेके। सर, साउथ इंडिया इंडिया गठबंधन के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग रीजन माना जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऐसा कह सकते हैं कि स्पेस माना जा रहा है। अब जब मतदान खत्म हो गया है तो क्या वो जो स्ट्रांगनेस जो दिख रही थी चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन वहां पे मजबूत है, वो क्या बरकरार रहेगा या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, वहां से वो स्ट्रेंथ डिराइव करना चाहते हैं। ये वो खित्ता है देश का जहां बीजेपी पारंपरिक तौर पे बहुत स्ट्रांग नहीं रही है जी। कर्नाटक में उसने इनरोड बनाया। कर्नाटक में भी वो पैन कर्नाटका पार्टी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो फैलने की कोशिश में है। बाकी जो साउथ के स्टेट थे, चाहे वो केरला हो जाए, चाहे वो तमिलनाडु हो जाए, चाहे वो आंध्रा हो जाए, तेलंगाना में कुछ उसने इनरोड बनाया है, उसके वोट का परसेंटेज भी बड़ा है। पिछली बार उसके 4 सांसद जीते थे। दरअसल 3 सांसद कांग्रेस के थे और 4 सांसद बीजेपी के थे। हालांकि उनका वोट परसेंटेज कांग्रेस से कम था, लेकिन सांसद, चूंकि वो पूरे प्रदेश में तेलंगाना में लड़ी थी, इसलिए वोट परसेंटेज ज्यादा था। सांसद उसके 3 जीते थे जी। अब साउथ इंडिया में 130 सीटें हैं, अगर पुडुचेरी को भी शामिल कर ले तो 130 सीटें। 130 में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि साउथ में, अब इसका एक हिस्टोरिकल एंगल भी अगर देखें, पर्सपेक्टिव देखें, तो जब डाउन एंड आउट कभी कांग्रेस हुई है तो साउथ से उसने स्ट्रेंथ गेन किया है। साउथ में उसके पार्टनर्स भी ठीक रहे हैं। आज की तारीख में डीएमके उसकी बड़ी स्ट्रांग पार्टनर है जी। वो केरला में खुद भी बहुत स्ट्रांग है। केरला में चूंकि बीजेपी का इनरोड बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस में लड़ाई होती है। तो साउथ के बल पे कांग्रेस एक बार सामने आना चाहती है, क्योंकि काऊ बेल्ट में बीजेपी से उसकी सीधी लड़ाई में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90%, 95%, कहीं कहीं 100% भी है। अब इन 130 सीटों की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है जी। 130 सीटों में अगर आप देखें तो कर्नाटक एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी के पक्ष में जाता था। 28 सीटें कर्नाटक में है, जहां पिछली बार 25 जीती थी बीजेपी। बाकी 4 सीटें उसने अलायंस पार्टनर को दी थी। नहीं, तेलंगाना में जीती। केरला में उसकी कोई सीट नहीं थी, तमिलनाडु में उसकी सीट्स नहीं थी। इस बार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग उस 400 का जो फिगर उन्होंने दिया था उसको कैसे अचीव करें, इसलिए वो डाउन साउथ जाकर बहुत रिगरस कैंपेन प्रधानमंत्री के लगातार इंटरव्यूज भी देखने को लगातार उन्होंने बहुत टैक्टफुली उन्होंने इंटरव्यू भी अपने प्लान किए। साउथ के बहुत सारे चैनल्स को, अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहां इनरोड बनाने की कोशिश की। वहां अपने दम पे, मोदी की गारंटी के दम पे उन्होंने अपना कैंपेन डिजाइन किया। मैं जब कह रहा था कि कांग्रेस जब जब उसको नॉर्थ में दिक्कत हुई है, और आप देख लीजिए 77 में जब इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा की और शी वॉज राउटेड, द कांग्रेस वॉज राउटेड फ्रॉम नॉर्थ, खुद अपनी सीट हार गई, तो उन्होंने कर्नाटक की एक सीट चिकमंगलूर कहते हैं, चिकमंगलूर में 78 में उन्होंने बाईपोल लड़ा। बहुत फियर्स बैटल हुआ, वो चुनाव वहां जीती। और उनकी जो पर्सनालिटी थी उसके इर्द गिर्द एक नारा गढ़ा गया कि इंदिरा गांधी को लार्जर देन लाइफ कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो उस जमाने में वो नारा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स कर्नाटक में बहुत हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व था, वो भी बेल्लारी से सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं, चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, वायनाड राहुल गांधी लड़ने गए। तो साउथ उनका एक फोकस रहा है। बीजेपी लैग करती रही है साउथ में, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा नेता
कर्नाटक में येदियुरप्पा को छोड़ दे, जो कि एक बार बीजेपी छोड़ के गए फिर वापस आए, तो कोई बहुत बड़ा नेता उनके पास नहीं रहा है। इस बार भी वो जो उनकी लड़ाई है वो मोदी के दम पे लड़ना चाहते हैं। थोड़ा साउथ का गणित समझते हैं जी। कि कहां तक बीजेपी पहुंच सकती है और क्या इंडिया ब्लॉक को, क्या कांग्रेस वहां पे अच्छा कर रही है, अच्छा कर सकती है अपने पार्टनर्स के साथ। तो मतलब साउथ को अगर इस तरीके से समझे, अगर मैं ऐसे नक्शा ड्रॉ करने में मैं बहुत ठीक नहीं हूं, लेकिन अगर ये साउथ का इलाका अगर आप ले लें तो यहां कर्नाटक है, ये हिस्सा जो है वो केरला का आता है, ये यहां पे आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है जी, और ये जो ऊपर का इलाका है वो तेलंगाना है। ये 130 सीटों में बटा हुआ है। अब कर्नाटक से अगर हम शुरू करें, कर्नाटक पिछले कुछ चुनावों में 28 सीटें कर्नाटक से आती हैं, 28 लोकसभा सीट्स। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने यहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इस बार चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी जी, अच्छी बहुमत के साथ बनी, कुछ जो गारंटीज उन्होंने दी हैं वो बहुत लुक्रेटिव हैं। साउथ ने यह परंपरा शुरू की थी कि आम पब्लिक को आप कितना दे सकते हैं, उसमें कुछ और जोड़ दिया गया है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। आप वहां जाइए, मैं गया था बेंगलोर, तो मुझे यह पता लगा कि अकाउंट तो मोदी जी ने खुलवाया था, लेकिन पैसे उसमें सिद्धारमैया डाल रहे हैं। जो अनाज 5 किलो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग जो तैयार किया है, उसको वहां 10 किलो किया गया। तो वो जो लाभार्थी वर्ग है वहां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसके बिना पे कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा करना चाहती है। वो कांग्रेस जिसके कर्नाटक में सिर्फ एक सीट थी जी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में डीके सुरेश, जो डीके शिव कुमार के भाई है, वो अपनी सीट जीते थे, बाकी सारी सीटें वहां वो हार गए थे। तो इस बार कर्नाटक में अपना किला बचाना बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले वो है, और सबसे चैलेंजिंग भी वही है। येदियुरप्पा मेन प्लेयर्स में नहीं है, उनके बेटे को अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि लिंगायत उनका एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। वोकलिगा वोट अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने अपने साथ जोड़ा जेडीएस को, लेकिन आपको मालूम है कि रेवन्ना का एक प्रकरण आ गया जिसमें कहा गया करीब 3000 वीडियो ऐसे हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ को मोलेस्ट किया है, उनके साथ बदसलूकी की है। तो उससे इट फेस्ड ए वेरी बैड नेम फॉर द बीजेपी एज वेल, क्योंकि कहा गया कि पहले से बीजेपी को मालूम था, बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने वहां अपने नेतृत्व को बताया, बीजेपी ने जेडीएस को कहा कि आप इसको मत दीजिए, लेकिन तब भी वो टिकट दिया गया। ये मामला तब सामने आया जब 14 सीटों का चुनाव वहां बाकी था, 14 पे चुनाव हो चुका था, 14 बाकी था। देखना पड़ेगा, ये टेस्ट केस है कि क्या ऐसी घटनाएं भी लोगों में वो एंगर क्रिएट करती हैं क्या, कि भाई इस पार्टी को वोट नहीं करना है या इस अलायंस को वोट नहीं करना है। तो ये लोग मान रहे हैं कि पिछले बार की परफॉर्मेंस, कर्नाटक एक ऐसा पोटेंशियल स्टेट है जहां कांग्रेस बहुत बढ़ सकती है। और मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें तमाम जर्नलिस्ट थे जो सालों से, दशकों से वहां की राजनीति देख रहे हैं। तो जो प्रेस क्लब, तो वहां पे जो कम वाली फिगर भी थी वो भी 9 से 10 सीट थी कि कांग्रेस यहां पे जीत सकती है। तो ये एक कैचमेंट एरिया कांग्रेस के लिए है, जहां कांग्रेस के लिए मैं थम्स अप दूंगा कि कांग्रेस यहां पे अच्छा कर सकती है। सीट्स कितनी जीतेगी, सेफोलॉजिस्ट तो मैं नहीं हूं, लेकिन यहां कांग्रेस मतलब कांग्रेस अच्छा करने वाली है। बीजेपी के लिए कुछ नहीं, जी, एक सीट जीती है वो, तो वहां दे हैव नथिंग टू लूज, बहुत गेन कर सकती है। और अपना किला, दक्षिण का अपना दुर्ग बचाने के लिए बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या जो बेनिफिशियरी क्लास है कांग्रेस को वो मदद करेगा, या फिर उसको नलीफाई कर देते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल्ट पॉलिटिक्स बड़ी एक चीज है वहां। लेकिन जो डुओ है सिद्धारमैया, वहां एक लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन लोगों को जानना चाहिए, वहां एक ग्रुप बनाया बहुत पहले, देवराज अर्श जो
कर्नाटक नामकरण के बाद पहले सीएम हुआ करते थे। चिकमंगलूर भी इंदिरा गांधी को वही लेकर गए थे। कहा जाता है ये नारा भी उन्हीं के देखरेख में बना था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो उन्होंने अहिंदा करके एक टर्म बनाया। क्या है अहिंदा? ये इस पे बहुत दिन से काम कर रही है कांग्रेस कि इस थ्योरी को क्या हम प्रैक्टिकल शेप में उतार सकते हैं। ये अहिंदा क्या है? अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी, इसने जो लिंगायत और वोकालिगा का जो वर्चस्व था उसको इस अहिंदा ने चैलेंज कर दिया है। और वोकालिगा के एक बड़े नेता के तौर पे डीके शिव कुमार आज की तारीख में है। तो वो एक डिसाइसिव एज कांग्रेस को दे सकता है कर्नाटक में। जी। अब आ जाइए केरल। केरल एक ऐसा स्टेट है जो लेफ्ट और कांग्रेस जी। इसके बीच में डिवाइडेड रहा है। 20 सीटें केरला में है लोकसभा की, 20। 15 सीटें इसमें कांग्रेस ने जीती थी। जो 52 कुल मिलाकर सीटें वो पूरे देश में जीती, 15 सीटें 20 में केरल से। वो केरल से जीती। कांग्रेस के लिए इन 15 को रिटेन करना एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए शायद वायनाड की सीट राहुल गांधी ने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो साउथ को अपना एक फोर्ट बनाए रखना चाहते हैं। साउथ के बल पे वो खड़ा होना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए केरला के वायनाड से वो चुनाव आज भी लड़ रहे हैं। बीजेपी 3 से 4 सीटें, जिसमें तिरुवनंतपुरम की सीट है जहां से शशि थरूर सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव मैदान में है। त्रिशूर से है कांग्रेस। ये ऐसी सीटें मैं बता रहा हूं 2-3 जहां बीजेपी पिछली बार दूसरे नंबर पे थी। जी। तो ये इनरोड वोट्स के टर्म्स में अगर देखें तो इनरोड वहां 4 से 5 सीटों पे, 4 सीटों पे शायद वो दूसरे नंबर पे थी, बीजेपी 20 सीटों में। वो डाउन साउथ जहां बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, उसने अपनी प्रेजेंस फील कराई। क्या इस बार खाता खुलेगा? बीजेपी के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमने वहां से खाता खोलना चाहिए। लेकिन अभी तक ये केरल जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो आप ये मानकर चले कि ये दोनों में ही बंटवारा होगा। एक फ्रिंज प्लेयर के तौर पे वहां पे सीट्स के टर्म्स में बीजेपी होगी। जी। तो यहां भी कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए, या इंडिया ब्लॉक के लिए, कांग्रेस के लिए ना भी हो लेकिन इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि आपस में दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत राहुल गांधी के बारे में बहुत वहां के सीएम ने कहा, बहुत वो तलखी वाला बयान दोनों पार्टियों के बीच में आया। लेकिन चूंकि इंडिया ब्लॉक में लेफ्ट भी आता है, इसलिए इंडिया के लिए थम्स अप यहां आप देख सकते हैं। तमिलनाडु जी। तमिलनाडु 39 सीटें, पुडुचेरी को जोड़ ले तो 40 सीटें। पिछली बार डीएमके ने, यहां मैं अगर लिख दूं 39 + 1, तो डीएमके ने पिछली बार यहां 24 सीटें 24 जीती थी। कांग्रेस ने यहां पे 8 सीटें जीती थी। एआईडीएमके में टूट के बाद वो अपने आप को उस तरीके से गैल्वनाइज नहीं कर पाए। तो कुछ सीटें, और आप सबको मालूम है कि वहां के प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं, बहुत तेज तर्रार नेता है, वो अपना चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। तो कन्याकुमारी हो गई, रामनाथपुरम हो गया, शिवगंगा हो गया, मदुरई हो गया, ऐसी करीब 7 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। वोट्स का डिफरेंस बहुत था, किसी को 60% आया तो बीजेपी को 35%, 44% तो 32%, 42% तो 22%। वोट्स का अंतर बहुत है, लेकिन बीजेपी वहां दूसरे नंबर पे थी। यहां भी बीजेपी इनरोड बनाने की कोशिश में है। क्या बीजेपी वहां इनरोड बना पाएगी? खाता खुल सकता है, ऐसा कुछ सीटें आ सकती हैं, लेकिन क्या वो दूसरी जगह जो वो नीचे जाने की जहां आशंका है, क्या उसकी भरपाई वो तमिलनाडु से कर लेंगे? ऐसा नहीं लगता। तो यहां भी इंडिया ब्लॉक के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि मेन प्लेयर यहां डीएमके, तो इंडिया ब्लॉक के लिए यहां एक बढ़त है, यहां पे एक बढ़त है, इसलिए थम्स अप आप इंडिया ब्लॉक को दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कहीं नहीं है। 2014
जब बंटवारा हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य हो गए, 42 सीटें हुआ करती थी, और 2004 और 9 ये दो टर्म जो कांग्रेस सत्ता में रही, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट आंध्र प्रदेश को जाता है। वाईएसआर एक बड़े नेता के तौर पे, मैंने कहा कल्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईएसआर एक बड़े नेता थे। वाईएसआर ने दो बार कांग्रेस को यहां अच्छी खासी बढ़त दी और न सिर्फ अपना किला बचाया, लेकिन लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्म किया। जब स्टेट्स अलग हुए, ये आंध्र प्रदेश भी पहले मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जी। मद्रास प्रेसिडेंसी से उसने हैदराबाद के कई इलाके जो तेलुगु भाषी इलाके थे उसको जोड़े, तब जाके वो आंध्र प्रदेश बना। मैंने प्रेस क्लब में बताया है, ये गौतम पिंगले बहुत मशहूर लेखक है, उन्होंने लिखा जब ये विलय हो रहा था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 56 में, तो गौतम पिंगले ने लिखते हैं वो कि जवाहरलाल नेहरू ने 56 में लिखा था कि एक मासूम लड़की की शादी एक नटखट लड़के से हो रही है, चाहे तो वो मिलकर रह सकते हैं या फिर अलग अलग रह सकते हैं। तो नेहरू की वो भविष्यवाणी अब 14 में सच सच साबित हुई, जब दोनों अलग अलग हो गए। और जैसे ही अलग अलग हुए, कांग्रेस का ग्राफ दोनों ही स्टेट में, आज तेलंगाना में उनकी सरकार है, लेकिन तेलंगाना पे आऊंगा बाद में, लेकिन आंध्र प्रदेश में वो खत्म हो चुके हैं। वो जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएसआर की बेटी के दम पे, वो कडप्पा से खुद भी चुनाव लड़ रही है, वाई शर्मिला, उनके दम पे वो वापस लौटने की तैयारी में हैं। किसी तरीके से कांग्रेस वहां फुटप्रिंट्स, वहां विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, वहां टीडीपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और टीडीपी के साथ एक गठबंधन बीजेपी का है। तो यहां से कुछ भरपाई अगर देखें तो एनडीए को, बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी ये मालूम नहीं, 22 सीटें, यहां 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, 42 में 17 चली गई थी, तेलंगाना में 25 सीटें थी, 25 में मेरे ख्याल से 22 जो है वो वाईएसआर कांग्रेस जो है उसको गई, 3 सीटें गई टीडीपी को। इस बार टीडीपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है वहां, और बीजेपी उसके साथ है। तो आप आंध्र प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एनडीए का अपस्विंग है, एनडीए वहां ऊपर जा सकती है। कितना जाएगी ये कहना मुश्किल है। आखिर में तेलंगाना बता देता हूं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में 3 आई थी कांग्रेस को, 4 आई थी बीजेपी को, और 1 ओवैसी वहां हैदराबाद का चुनाव जीतते हैं। बाकी जो सीटें थी वो बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, वो जीत के आते थे। विधानसभा के चुनाव में बीआरएस की स्थिति बहुत खराब हो गई, और उन्होंने स्टार्ट भी लेट से किया अपना चुनावी कैंपेन। तो सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई रह सकता है, मैं अभी तेलंगाना भी होके आया, तो वो बीआरएस रह सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तब 2 पे जाएगी। ओवैसी का वहां जीतना तय बताया जा रहा है, जैसा मैंने लोगों से बात की, जर्नलिस्टों से बात की। तो बाकी मतलब एक ओवैसी को अगर हटा दे तो 16 सीटें, वो 16 सीटों में कांग्रेस भी वहां अपस्विंग पे है, कांग्रेस भी बढ़ेगी और भाजपा भी बढ़ेगी। भाजपा क्या कॉन्सिडरेबल तरीके से बढ़ जाएगी क्या? जो भाजपा कह रही है कि हम 12-13 जीतेंगे, क्या वहां तक जा सकती है क्या? ये एक देखने वाला सवाल होगा। लेकिन यहां भी कांग्रेस जी, और वहां साउथ और नॉर्थ का एक डिवाइड भी दिखाने की कोशिश की है। जो रेवंता रेड्डी है वो टीडीपी से आते हैं, उनकी डायलेक्ट बहुत अच्छी है, वो बड़े नेता के तौर पे वहां देखे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। तो उन्होंने अपने दम पे, और इसीलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी भी काफी कैंपेन उन्होंने तेलंगाना में किया। तो यहां हो सकता है कि चाहे वो एनडीए या बीजेपी कहें, बीजेपी कांग्रेस, वो दोनों ही अप जा सकते हैं। बीआरएस जो है, बीआरएस का वोट बीजेपी और कांग्रेस, जी बीआरएस का वोट बीजेपी और कांग्रेस, मतलब उसका जो नेचुरल वोटर है वो बीजेपी की तरफ जा रहा था, कुछ कांग्रेस की तरफ आ रहा था। बीआरएस अगर गेन करती है, कुछ अपने वोट्स को समेटने में कामयाब होती है, तो दैट विल बी डिसएडवांटेज बीजेपी। तो यहां कांग्रेस भी थोड़ा गेन कर सकती है, बीजेपी भी गेन कर सकती है। तो नंबर्स के टर्म्स में तो बताना मुश्किल है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन कर्नाटक में आप देखेंगे कांग्रेस की बढ़त है, केरला में बीजेपी ऐसे भी बहुत मजबूत नहीं है, तो यहां इंडिया की बढ़त है, तमिलनाडु में इंडिया की बढ़त है,
आंध्र प्रदेश में एनडीए की बढ़त है, और यहां आप कह सकते हैं कि मामला बराबरी का हो सकता है। ये पूरे 130 सीटों का गणित है। सीटों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पे क्या चल रहा है इस स्टेट में, इन 5 स्टेट्स में जो 130 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में मैंने बताया। मतलब बेसिकली अगर बीजेपी 400 वाला जो अपना नारा है उसको सच में बदलना चाहती है तो उसको कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आप साउथ को छोड़ के सिर्फ नॉर्थ के दम पे 400 सीटें नहीं जीत सकते हैं। बट इन सब का फैसला 4 जून को आ जाएगा। 4 जून को हम आपको बता देंगे कि किसने कितना जीता है, कहां जीता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहे और प्रेस क्लब देखिए हमारे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पत्रकारों से, लोकल पत्रकारों से सर बात करते हैं और वहां पे क्या चल रहा है, माहौल क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं। धन्यवाद।